नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी। क्या विद्रोही गुटों के संपर्क में अमेरिका है? आखिर जॉर्डन में कौन सी खिचड़ी पक रही है? क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंस गया है? दोस्तों, सीरिया में बशर अल असद की सरकार खत्म हो जाने के बाद वहां हालात सामान्य बनाने के लिए दुनिया के कई ताकतवर और अहम मुल्क अपनी अपनी कोशिशों में पूरी तरीके से लग गए हैं। हर मुल्क उसमें कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई फायदा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने पहली बार इस बात को एक्सेप्ट किया कि हां, वो सीरिया के विद्रोही गुटों के साथ संपर्क में है। लेकिन इसके अलावा सबसे खास खबर यह है कि अब चीन भी सामने आ गया है और सीरिया के मुद्दे पर पहली बार उसने खुलकर के बयान दिया है। एक तरफ जॉर्डन ने सीरिया के मुद्दे पर बातचीत करने का फैसला शुरू किया और इसका आगाज किया, जिसमें बशर अल असद के हुकूमत के खत्म होने के बाद उत्पन्न हुए हालात पर चर्चा करने के लिए कई अलग अलग मुल्कों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में अपने मिस्र के बद्र अब्देल्ती के साथ सीरिया और मिडिल ईस्ट के हालात पर ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है। सत्ता पलटने के बाद इस वक्त सीरिया में हालात बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। सीरिया में जब तख्ता पलट 13 साल के गृह युद्ध के बाद हुआ, जो असद सरकार के दौर में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के बाद शुरू हुआ था। इस लड़ाई में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों लोगों ने घर बार छोड़ दिया, विस्थापित हो गए। इसी मुद्दे पर पूरी दुनिया के सारे देश कहीं ना कहीं उलझ गए हैं। सीरिया के सबसे प्रमुख एसटीएस विद्रोहियों ने मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया है। लेकिन अब दुनिया जो है वो परेशान है। उसकी नजरें इस बात पर हैं कि आखिर असद परिवार के पतन के बाद सीरिया की जो पॉलिटिकल तस्वीर निकल के सामने आ रही है, आखिर वो क्या शेप लेती, क्या आकार लेती है। जॉर्डन के शिखर सम्मेलन में सीरिया के सामने आने वाली मुश्किल चुनौतियों के हल के लिए तुर्की, अमेरिका, अरब देश, यूरोपीय संघ, ये तमाम मिलजुल करके और जो प्रमुख क्षेत्रीय चीजें हैं उन सब ने मिलकर के एक मंच पर इकट्ठा होने का फैसला किया। इस बातचीत में सीरिया पर अरब मंत्री स्तरीय समूह की जो बैठक हुई, जिसमें जॉर्डन, सऊदी अरब, इराक, लेबनान, मिस्र और अरब लीग के सेक्रेटरीज शामिल हुए। इसके बाद तुर्की, अमेरिका और फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, उनके साथ ब्रिटेन, जर्मन और यूरोपीय संघ के जो विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास, उनके प्रतिनिधियों को मिलाकर के अब एक बड़ी बैठक की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जॉर्डन में जो खिचड़ी पक रही थी ये क्या थी? जॉर्डन में अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि वो सीरिया के विद्रोही गुटों के साथ सीधे संपर्क में है। सीरिया का मुस्तकबिल जो है उसी बात पर बहस करने के लिए कई अरब देशों, तुर्की और यूरोप के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के बाद जॉर्डन में बातचीत बोल रहे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने एसटीएस विद्रोहियों के साथ सीधा कांटेक्ट बनाए रखा हुआ है, जो अब बशर अल असद की हुकूमत खत्म हो जाने के बाद सीरिया पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लिंकन ने कहा कि लंबे समय से एक अमेरिकी जर्नलिस्ट ऑस्टिन टाइस के मामले में अमेरिका कहीं ना कहीं एसटीएस से सीधे कांटेक्ट में है। अमेरिका ने पहली बार हयात तहरीर अल शाम, जिसको एसटीएस कहा जाता है, उसके साथ सीधे सीधे कांटेक्ट की बात को एक्सेप्ट किया है। हालांकि अमेरिका अभी भी इसे एक चरमपंथी संगठन मानता है। इस दौरान आधिकारिक तौर पर सीरिया में शांतिपूर्ण तरीके से हुकूमत को दूसरे के हाथ में देने के लिए कोशिश की जा रही है, सहमति जताई जा रही है। वहीं जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी ने कहा कि जो वहां की लोकल पावर्स हैं, जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, वही बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि सीरिया में किसी भी तरीके का माहौल खराब हो, अराजकता की ओर बढ़े। ये बात अलग है कि इस वक्त सीरिया में पूरी तरीके से हालात दुरुस्त नहीं है, अभी भी वहां के हालात बहुत खराब है। सही बयान में उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलने वाली सीरियाई सरकार बननी चाहिए, जो वहां के अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान करे और वहां आतंकवादी समूहों को ठिकाना ना बनाने दे। अभी पिछले कुछ सप्ताह की उथल पुथल से जो वहां पे घटनाएं निकल के सामने आई कि सीरिया के अंदर और बाहर, वो दोनों जगह इस बात पर चर्चा हो रही थी कि सभी सीरियाई लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली नई सरकार
स्थापित करना बहुत जरूरी है। जॉर्डन में इस बैठक में इराकी विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने मध्य पूर्व और उसके बाहर के देशों में सीरिया के मुस्तकबिल पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वहां के जो क्षेत्रीय देश हैं, उस इलाके के जो देश हैं, वो अब बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो तारीख दोहराई जाए और लीबिया फिर से देखने को मिले। उन्होंने शायद लीबिया के कर्नल गद्दाफी को सत्ता से हटाने के बाद लीबिया में जो अराजकता पैदा हुई थी, शायद उसका जिक्र करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इसी बैठक में तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा कि मौजूदा सीरियाई संस्थाओं को बेहतर बनाना चाहिए और उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। यहां यह बात भी काबिल गौर है कि फिदान ने कहा कि आतंकवाद को कभी भी किसी भी तरीके का फायदा उठाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और हमें पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए। सबसे शक्तिशाली विद्रोही गुट एचटीएस ने भी इस बात की तरफ इशारा किया कि वो सीरिया में एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो सबके विकास के लिए और मिलजुल करके काम करने वाली हो, लेकिन गुट के हिंसक जिहादी इतिहास ने कुछ लोगों को संदेह में डाल दिया है कि क्या ये ऐसे वादों पर खरा उतरेगा। जॉर्डन में हुई बातचीत में यह भी काबिल गौर बात है कि जॉर्डन में जो बातचीत हो रही थी, इसमें सीरिया का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। इस बैठक में 8 अरब देशों के विदेश मंत्री मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो इस बात को यकीन बनाना चाहते हैं कि सीरिया एक रहे और वो किसी भी तरीके से बटे नहीं, लेकिन काबिल गौर यह बात है कि सीरिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया। और इसके अलावा जो सबसे खास बात यह है कि इस बैठक में रूस और ईरान का भी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था जिसने सीरिया सरकार यानी असद की मदद की थी। यह भी बहुत अहम बात है और जिसकी वजह से असद इतने लंबे समय तक सीरिया पर हुकूमत करते रहे। सीरिया के मसले पर लंबे समय से इस संघर्ष और लड़ाई कर रही सभी बाहरी देशों की जो निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं सीरिया के ऊपर भारी पड़ रही है। अगर सीरियाई लोगों को पिछले हफ्ते मिली आजादी के इस नतीजे का आनंद लेना है, इस स्वाद को बरकरार रखना है, इस खुशी को बरकरार रखना है, तो सीरिया में उभरती राजनीतिक ताकतों को न केवल देश के अंदर बल्कि बाहर भी एकजुट रहने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ चीन जो एक नया प्लेयर बन के इसमें नजर आ रहा है, उसने मध्य पूर्व में अराजकता से निपटने के लिए फौरन युद्ध विराम की अपील कर दी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में बद्र अब्देली के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सीरिया और मध्य पूर्व के हालात खराब हैं, कहीं ना कहीं हमें युद्ध विराम की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चीन सीरिया की घरेलू राजनीतिक प्रक्रिया का समर्थन करता है, सपोर्ट करता है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि सीरिया में एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजना होनी चाहिए और सबके साथ बातचीत करके इसी माध्यम से लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक ही सरकार बननी चाहिए। याद है कि बशर अल असद की सरकार के खत्म हो जाने के बाद चीन की ये पहली महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से उस क्षेत्र के अखंडता को बनाए रखने की अपील की। वांग यी ने कहा कि चीन सीरिया के हालात को लेकर के बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। एक ऐसा देश जिसके साथ चीन लंबे समय से मित्रता और सहयोग की नीति पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सीरियाई लोग सीरियाई के भविष्य का अगर फैसला करेंगे तो शायद ये ज्यादा बेहतर होगा देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। वांग यी ने इस बात का भी वार्निंग दी कि देश को चरमपंथी ताकतों और किसी भी प्रकार के आतंकवाद का पूरी फर्म डिटर्मिनेशन के साथ विरोध करना चाहिए। अब उसके बाद उस क्षेत्र के हालात के बारे में चीन के मंत्री ने भी कहा कि इजराइल गजा युद्ध की शुरुआत के बाद से जो लगातार वहां उथल पुथल मची हुई है, जो लगातार प्रॉब्लम्स आ रही है, संकट है और मौजूदा अराजकता को देखते हुए कहीं ना कहीं अगर युद्ध विराम कर दिया जाए तो शायद इंसानी जो तकलीफें हैं, मानवीय संकट है, उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। वहीं जो सरकारी समाचार एजेंसी है शिन्हुआ, उसके हवाले से कहा कि मानवीय मुद्दों को जो ह्यूमन इश्यूज हैं अब उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे आम लोगों के जीवन को खतरा होता है, उनके जीवन की सौदेबाजी की जाती है। कहीं ना कहीं सीरिया में तख्ता पलट के बाद तुर्की समर्थित विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है और इसे कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाए। उसके बाद जब बशर अल असद का शासन खत्म हो गया
तो अब देश पर तुर्की समर्थित विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। ये विद्रोही अमेरिका समर्थित दूसरे विद्रोही गुटों पर हमले कर रहे हैं। अब इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि सीरिया में क्या अब इस्लामिक स्टेट भी अपने पांव जमा सकता है। यानी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया एक तरफ जो समस्या हल करने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ उस समस्या के हल होने से पहले ही दूसरी समस्या निकल के सामने आ जाती है। इस बात को आप गौर करें कि हमास से इजराइल का युद्ध शुरू हो जाने के बाद गाजा, हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान और अब सीरिया, यानी बात बढ़ते बढ़ते एक देश से दूसरे देश और दूसरे से तीसरे देश तक पहुंचती चली जा रही है, और इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ इंसान का हो रहा है। इस बात को पूरी दुनिया को समझ लेना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे फैसले करने चाहिए जिसमें पूरी दुनिया में सुकून और अमन हो। नमस्कार।